वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एग्जाम टाइम। टुडे विल सॉल्व सम एलपीपी प्रॉब्लम। एलपीपी का मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जनरली दो तरह की उसको सॉल्व किया जाता है। एक है सिंप्लेक्स टेबल लगाकर, दूसरा है ग्राफिकल मेथड यूज करके। तो जनरली गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर ग्राफिकल के ऊपर पूछा जाते हैं। तो अगर आप ये कंसेप्ट ठीक से जान लें तो आसानी होगा क्वेश्चन को ठीक से आंसर देने के लिए। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जेड मैक्स is equal to 4x1 plus 6x2 subjected to x1 less than equal to 2, x2 less than equal to 4, x1 plus x2 greater than equal to 3 and x1 x2 greater than equal to 0। सो ये आपका क्वेश्चन। तो आपको पहले क्या करना है कि आपको सॉल्यूशन में लिखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम या मिनिमम। यहाँ पर मैक्सिमम है जेड मैक्स, उसका इक्वेशन है 4x1 प्लस 6x2। देन ये प्रॉब्लम कुछ कांस्टेंट में दिया होगा। सो कांस्टेंट मतलब कुछ इक्वेशन दिया होगा। यहाँ पर 3 कांस्टेंट्स है। फर्स्ट कांस्टेंट इज x1 इज लेस देन 2, x2 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो यहाँ पर 3 टाइप के कांस्टेंट इक्वेशंस हैं। सो इसका फर्स्ट स्टेप है, आप इसको क्या करेंगे ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि आपका जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा x1 डिवाइड बाई 2 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे कांस्टेंट से, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे। x2 डिवाइडेड 4 लेस देन इक्वल टू 4। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को आप भी इस तरह का इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, x1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो इस तरह का आप एक यूनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये करने से क्या होगा कि आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे ग्राफ के ऊपर। तो उसके बाद आप कोऑर्डिनेट लगाएंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो वेरिएबल है x1 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट अनदर वेरिएबल इज x2 इन दिस प्रॉब्लम। दो वेरिएबल है x1 एंड x2, उनका ओरिजिन दे दीजिए 0। तो देखिए पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट देखिए। सो यहाँ पर क्या करेंगे ना, इंटरसेप्ट फॉर्म से हम जान चुके हैं कि x1 इज इक्वल टू 2 लेना है। तो x1 में 2 लिखिए और उसका जो एक लाइन बनाइए। यही उसका इक्वेशन का सोल्यूशन है, लाइन है। सो यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पर क्या है, जो इक्वेशन है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। उसका मतलब ये जो x1/2 ये है मैक्सिमम वैल्यू, और जो बाउंड्री आएगा ये है मैक्सिमम, जो लाइन है जो मैक्सिमम बाउंड्री है। और जो उसका जो सोल्यूशन आएगा ये लाइन में होगा या फिर उससे कम होगा, लेस देन इक्वल टू। तो आप ये बाउंड्री लगा के डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू सिंबल है। नेक्स्ट कांस्टेंट इक्वेशन है x2 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x2 कोऑर्डिनेट में हम 4 लिखेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म के द्वारा हमको पता चला है कि 4 आना चाहिए। सो 4 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो ये 4 वाला लाइन क्या होगा, ये क्वेश्चन 2 रिप्रेजेंट करेगा। अगेन दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू टाइप। उसका मतलब ये जो लाइन है ये मैक्सिमम बाउंड्री है और उसके नीचे ही और उसके ऊपर ही दोनों फिजिबल सोल्यूशन होंगे। सो ये अंदर की तरफ आएगा, डाउनवर्ड आएगा उसका डायरेक्शन। नेक्स्ट जो इक्वेशन होगा थर्ड टाइप इक्वेशन, तो क्या करेंगे, x1 में 3 लिखेंगे एंड x2 में 3 लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे। तो ये जो लाइन दिखाएगा वो होगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी इसको जो कांस्टेंट इनइक्वालिटी सिंबल देखिए, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। सो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये जो लाइन है ये मिनिमम लाइन है, उसके ऊपर सोल्यूशन हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये जो एरो मार्क रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन रहेगा। ओके, सो इस तरह से आप बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, ए बी सी एंड डी। ओके, सो जो ए बी सी डी है होगा उसके अंदर ही फिजिबल सोल्यूशन होगा, उसके बाहर नहीं होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तीनों इक्वेशन को। इक्वेशन 3 के नीचे सोल्यूशन नहीं है, इक्वेशन 3 के ऊपर होगा एंड इक्वेशन 1 के पीछे होगा, इक्वेशन 2 के नीचे होगा। सो इस तरह से आपका एक फिजिबल रीजन आ गया। तो ये आपका फिजिबल रीजन। सो इसको बोलेंगे हम बाउंडेड स्पेस। चारों तरफ बाउंडेड हो गया है, बाउंड हो गया है, बंध गया है। तो ये हो गया आपका एक बाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस। अभी एक के बाद एक कॉर्नर पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट क्या है उसका पता करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है तो डायरेक्टली आप कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, x1 इक्वल टू 2 ही है। अगेन सॉल्विंग लाइन 1 एंड थर्ड, ए जो पॉइंट है वो दो लाइन में
एक इंटरसेक्ट है, क्या का लाइन है, 1 एंड थर्ड। सो 1 एंड थर्ड को मिलकर उसका कोऑर्डिनेट बनना चाहिए। सो पहले तो 1 से आपको मिल गया x1 इक्वल टू 2। ओके, अभी x1 इक्वल टू 2 इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो 2 प्लस x1 इक्वल टू 3। सो इक्वेशन 3 से आपको एक x2 मिल जाएगा जो है 1। ओके, सो a का कोऑर्डिनेट हो गया 2,1। सिमिलरली पॉइंट बी देखिए। सो पॉइंट बी जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के इंटरसेक्ट में होगा। सो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 1, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 में x1 इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन 2 में x2 इक्वल टू 4। सो डायरेक्टली आप b का कोऑर्डिनेट होगा 2,4। अभी c एंड d आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। c का x2 वैल्यू है लेकिन x1 जीरो है, सो c का वैल्यू होगा 0,4। सिमिलरली d का x1 जीरो है, x2 3 है, सो d का 0,3। सो 4 कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिल गया है। अभी ये जो कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालकर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज करेंगे। सो पहले तो लिखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड मैक्स इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2, देन पुट a वैल्यू जेड ए which is equal to 4 into 2 into plus 6 into 1 equal to 4, then जेड बी वैल्यू 4 into 2 plus 6 into 4 equal to 32। इस तरह का एवरी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट डालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सिमिलरली जेड सी भी होगा, हो जाएगा, जेड डी भी हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। सो 4 कॉर्नर पॉइंट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वही आपका आंसर आएगा। यहाँ पर 32 मैक्सिमम है तो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 32। कहाँ पर होगा ना, एट पॉइंट बी। सो बी का कोऑर्डिनेट का क्या है, x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू 4। सो ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम था, आपको इस तरह से कोई भी आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। जेड मिनिमम, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमम इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्टेड टू 4x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो पहले डिफाइन कीजिए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमम वैल्यू एंड कांस्टेंट इक्वेशन, यहाँ पर 2 कांस्टेंट इक्वेशन है 4x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। सो जो भी कांस्टेंट है उसको आप डिवाइड करेंगे इक्वेशन से। सो यहाँ पर 4x1 डिवाइड बाई 40 तो क्या हो जाएगा, x1 बाई 10 प्लस x2 बाई 40, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए 2 बाई 90 क्या हो जाएगा, x1 बाई 45 प्लस 3 बाई 90 तो क्या हो जाएगा, x2 बाई 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो यहाँ पर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आपने। अभी डायरेक्टली आप पुट करेंगे कोऑर्डिनेट में, x1 कोऑर्डिनेट लीजिए, दूसरा x2 कोऑर्डिनेट लीजिए, ओरिजिन हो गया 0। अभी फर्स्ट इक्वेशन देखिए जहाँ पर x1 इक्वल टू 10 लेना है एंड x2 इक्वल टू 40 लेना है, तो डायरेक्टली आप x1 के ऊपर 10 लिखिए एंड x2 ऊपर 40 लिखिए, उन दोनों को करंट कीजिए लाइन में, तो ये जो लाइन दर्शाएगा इक्वेशन 1 को दर्शाएगा। देन इक्वेशन 2 देखिए x1 इक्वल टू 45, x1 इक्वल टू 45 एंड x2 इक्वल टू 30, उनको भी लाइन में करंट कीजिए और इक्वेशन 2 लिखिए, और उसका जो इनइक्वालिटी सिंबल है वो ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि ये दोनों का दोनों ग्रेटर देन सिंबल है, ग्रेटर देन सिंबल है। ये जो लाइन है वो मिनिमम लाइन है और उसके ऊपर ही फिजिबल सॉल्यूशन आएगा। सो दोनों का दोनों डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि ऑरिजिन के अवे, ऑरिजिन के तरफ नहीं है, उसके दूरी पे रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो बाउंड्री वैल्यू है, तो बाउंड्री उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर इन्फिनिटी है, तो ये होगा आपका अनबाउंडेड स्पेस, एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स है उसको आप ए बी सी में 3 ही कॉर्नर पॉइंट आएंगे। सो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 45,0, सेकंड कॉर्नर पॉइंट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बी 0,40 एंड जो थर्ड कॉर्नर पॉइंट है सी, उसको आप इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना से नंबर सी, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए 4x1 प्लस x2 इक्वल टू 40 एंड सेकंड इक्वेशन 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 90। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप जानते हैं, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, देन 4x1 एंड 4x1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x2 का वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 28। उसके बाद x2 का वैल्यू पुट करके x1 वैल्यू भी निकल सकते हैं, वो है 3। ओके, सो उसका वैल्यू हो जाएगा सी का 3,28। अभी 3 पॉइंट्स मिल गया आपको। अभी क्या करना है, जेड मैक्स में, जेड मिनिमम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज करना है। सो पहले तो ए पॉइंट में देखिए, ए पॉइंट में क्या होगा 225 आएगा कोऑर्डिनेट डालकर। अभी बी पॉइंट में क्या होगा कोऑर्डिनेट डालकर 160 आएगा। सी पॉइंट में क्या आ गया 123 आ गया। सो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मिनिमम वैल्यू निकालने का ऑब्जेक्टिव था। सो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू तीनों में से कौन है, वहाँ 123 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम वाला था, अगर ये मैक्सिमम वाला होगा तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये मैक्सिमम होता तो क्या होता। यहाँ पर अनबाउंडेड स्पेस जो है वो ऊपर की तरफ है जो कि मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पर मैक्सिमम का कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कुछ वैल्यू नहीं निकल पाएगा। सो दिस इज ए केस ऑफ अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस
but bounded optimal solution exists at C. If it is a maximum objective function, then unbounded solution exists. तो ये आपको याद रखना है. Next question, z max equal to 3x minus y subjected to x minus y less than equal to 10, x less than equal to 20 and x, y greater than equal to 0. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, आप डिफाइन कर लीजिए पहले. जेड मैक्स है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसका इक्वेशन है. उसके बाद टू कांस्टेंट इक्वेशन है. उसके बाद आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो एक्स बाई 10 माइनस प्लस वाई बाई माइनस 10, वाई बाई माइनस 10 लेस देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1. Then second equation, x by 20 less than equal to 1. Then draw the coordinate x and y. Origin is 0. Define first equation, x is equal to 10 and y equal to minus 10. Then connect those points and you will get the straight line. Equation 1 का straight line होगा. तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये है लेस देन सिंबल, उसका मतलब टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा. नेक्स्ट इक्वेशन जो है x इक्वल टू 20. सो 20 का आप एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए और उसका भी इनइक्वालिटी है लेस देन, तो ये भी ऑरिजिन की तरफ आएगा, ऑरिजिन की तरफ उसका डायरेक्शन आएगा. तो ये भी हो गया एक अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस. अनबाउंडेड सॉल्यूशन, दो साइड में दो इक्वेशन का लाइन हो गया, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, इन्फिनिटी है, तो ये हो गया अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस. तो देखते हैं पहले कोऑर्डिनेट यूज करके क्या वैल्यू निकलता है जेड मैक्स का. सो यहाँ पर ए पॉइंट देखिए 10,0 एंड बी पॉइंट आपको निकलना है कैसे ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करके. तो देखिए, तो इक्वेशन 2 से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 20. उसके बाद इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो y वैल्यू हो जाएगा जो है 10. सो उसका वैल्यू हो जाएगा 20,10. उसके बाद आप जेड मैक्स में यूज करेंगे ए एंड बी कोऑर्डिनेट को. ओके, सो जेड वैल्यू आ जाएगा 30 एंड जेड बी वैल्यू आ जाएगा 50. सो उसका मैक्सिमम क्या है? 50 है, उसका मैक्सिमम वैल्यू 50 है. तो क्या ये मैक्सिमम हो सकता है? तो क्या करना है, चेक करना है कि ये मैक्सिमम जो बी पॉइंट है वो क्या वो मैक्सिमम वैल्यू है. तो आपको एक चेक करना है कि जो इक्वेशन 2 लाइन है उसके ऊपर ऊपर जाना है और चेक करना है कि मैक्सिमम आता है कि नहीं. अभी देखा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि लाइन सेकेंड में ऑल आर लेस देन जेड बी 50 है, उसके कम ही आ रहा है. तो चेक कर लीजिए आप, एग्जैक्टली बी पॉइंट में 50 आ रहा है, उसके ऊपर थोड़ा जाइए, यानी कि 3 इंटू 20 माइनस 20, पहले 10 था अभी 20 यूज़ करेंगे तो उसका वैल्यू 40 आ रहा है. उसके ऊपर थोड़ा जाइए, 3 इंटू 20 माइनस 30 तो इक्वल टू 30 हो रहा है. सो देखिए 50 40 30 इस तरह से डिक्रीज हो रहा है. सो ये मैक्सिमम नहीं मिनिमम तरफ जा रहा है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव पसंद था मैक्सिमम. सो एक्जैक्टली जेड बी में ही मैक्सिमम होगा. तो आंसर हो जाएगा एट बी विच इज 50 एट ए कोऑर्डिनेट 20,10. बट यहाँ पर अगर आपका मिनिमम प्रॉब्लम होता, मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो दिस इज ए केस ऑफ अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस, but bounded optimal solution exists at B because it is maximum problem. If it is a minimum objective function, then unbounded solution exists. So यहाँ पर मैंने दोनों चीजें बताया है, क्या क्या, एक है स्पेस, दूसरा है सोल्यूशन. स्पेस है अनबाउंडेड बट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. अगर ये मिनिमम होता तो अनबाउंडेड स्पेस तो है ही और सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ये मिनिमम टाइप का होता. तो आप ये क्लियर कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड मैक्स इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्टेड टू x1 लेस देन इक्वल टू 4, x2 less than equal to 6, 3x1 plus 2x2 less than equal to 18 and x1 x2 are greater than equal to 0. So define first the z max value objective function, then constant equation. यहाँ पर 3 constant equations है 1 2 3. उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, x1 by 4 less than equal to 1, x2 by 6 less than equal to 1, 3x1 by 18 यानी कि x1 by 6 plus 2x2 by 18 तो हो गया x2 by 9 less than equal to 1. अभी कोऑर्डिनेट ड्रॉ कीजिए, एक है x1 दूसरा है x2, उसका ओरिजिन है 0. अभी फर्स्ट इक्वेशन पुट कीजिए, x1 के ऊपर 4 लिख लीजिए. उसके बाद उसको लाइन बनाइए और जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ आएगा. अभी इक्वेशन 2 x2 में 6 लिख लीजिए, 6 का लाइन बना लीजिए, उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा लेस देन इक्वल टू. अगेन थर्ड इक्वेशन, x1 में 6 x2 में 9 लाइन में कंडक्ट कीजिए, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3. ये भी लेस देन इक्वल टू सिंबल है, तो अंदर की तरफ आएगा. तो इसका रीजन कौन सा होगा? फिजिबल रीजन, जो भी तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो देखिए यहाँ पर जितना भी हैचिंग किया है वही उसका सॉल्यूशन स्पेस है, तो उसका आप कॉर्नर पॉइंट निकाल सकते हैं. ओके, ए बी एंड जो कोऑर्डिनेट में उसको निकालने की जरूरत नहीं, वो इजीली निकल सकता है. सो हमारा मेन मोटिव होगा ए एंड बी निकालना, तो हो जाएगा. सो पॉइंट में क्या है ना, बाई सॉल्विंग लाइन 2 एंड 3. सो लाइन 2 का x2 इक्वल टू 6 निकलता है
और उसका पुट करेंगे लाइन थर्ड में, तो आपका x1 भी निकल जाएगा, जो कि x1 इक्वल टू 2 आता है। अभी ए का हो गया 2,6। लेकिन पॉइंट बी में क्या करेंगे, सॉल्विंग लाइन इक्वेशन 1 एंड थर्ड। ओके, सो 1 को आप तो मालूम है x1 इक्वल टू 4, अभी इसको थर्ड में पुट करेंगे तो आपका x2 वैल्यू निकल जाएगा, जो कि 3 है। ओके, सो b इक्वल टू 4,3। ओके, सो जेड मैक्स उसमें पुट करेंगे 3x1 प्लस 2x2, तो जेड बी वैल्यू आ जाएगा 18, जेड ए वैल्यू आ जाएगा 18। ओके, बट तो क्या अभी देखिए क्या हो रहा है कि जेड ए भी 18 आ रहा है, जेड बी भी 18 आ रहा है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, जेड मैक्स क्या होगा। सो जेड मैक्स यहाँ पर नहीं आ रहा है, ऑल वैल्यू आर इक्वल आ रहा है, ए भी 18 आ रहा है, बी भी 18 आ रहा है। उसका मतलब इसके जो नंबर इक्वेशन 3 लाइन में जो भी सोल्यूशन होगा वो 18 ही आएगा। जहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपका 18 ही वैल्यू मिलेगा, कोई भी मैक्सिमम नहीं, कोई भी मिनिमम नहीं। उसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका जो लाइन का स्लोप है वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव लाइन से मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव लाइन का इक्वेशन 3x1 प्लस 2x2 और इक्वेशन 3 का भी देखिए 3x1 प्लस 2x2, वो दोनों मैच कर रहा है, यानी कि वो दोनों का स्लोप सेम है। ओके, सो इफ स्लोप ऑफ लाइन that is constant equation का is parallel to objective function, then the LPP has multiple solution होगा। तो आप लोगों ने सीखा कि बाउंडेड स्पेस एंड अनबाउंडेड स्पेस क्या है, डायरेक्शन कैसे लगाते हैं, अगर इनइक्वलिटी साइन होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन। उसके बाद डायरेक्टली ग्राफ के ऊपर ही आप पॉइंट्स लिख सकते हैं यूजिंग इंटरसेप्ट कन्वर्सन के बाद। और डिफरेंट टाइप का सोल्यूशन आएगा, एग्जिस्ट करता है कि नहीं सोल्यूशन, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या मल्टीपल सोल्यूशन आते हैं और क्या डेफिनेट सोल्यूशन आते हैं, और बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। तो इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉइसेस आएंगे गेट के एग्जाम में एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में। डिफरेंट चॉइसेस के साथ आंसर भी रहेगा जेड मैक्स या जेड मिनिमम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह का कॉन्सेप्ट वीडियो आपके पास पहुंचा सकूं। थैंक यू।